Hello students, welcome to the online classes of Ideal Education Point and जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे दैट वाज ब्लॉटिंग, इसी को कंटिन्यू करेंगे एंड आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन ब्लॉटिंग के बारे में. ठीक है. सो द टर्म इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग. ठीक है. नदर्न ब्लॉटिंग के बाद ये ब्लॉटिंग मेथड डिस्कवर हुआ, इसी वजह से इसका नाम रख दिया गया वेस्टर्न ब्लॉटिंग. ठीक है. ऐसा कोई स्पेसिफिक लॉजिक नहीं था इसके पीछे. सो इट इज द प्रोसेस ऑफ इमोबिलाइजेशन. यहां तक दिखाई दे रहा है. Process of immobilization of protein molecules. Okay. What is the use of Western blotting? ठीक है. First, we can find the presence of protein in a cell. ठीक है. कोई एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन अगर हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रेजेंट है या नहीं, वो कर सकते हैं. द सेकेंड यूज इज वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द एक्सप्रेशन लेवल. मतलब कि कोई प्रोटीन जो है वो कितना किसी सेल के अंदर एक्सप्रेस हो रहा है, मतलब कितना बन रहा है. ठीक है. तो ये हर एक सेल की और अलग अलग ह्यूमन बीइंग की या कोई भी इंडिविजुअल है. ठीक है. कोई एक प्रोटीन किसी के अंदर ज़्यादा अमाउंट में होता है, वहीं एक प्रोटीन किसी के अंदर कम अमाउंट में होता है. ठीक है. तो हम ये चीज़ भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है. ओके. सो लेट्स सी द मैथड ऑफ वेस्टर्न ब्लॉटिंग. ओके. तो सबसे पहले तो हमको किसी सेल से प्रोटीन को आइसोलेट करना है. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ प्रोटीन. ठीक है. लेकिन हमको प्रोटीन आइसोलेट करना है और वो भी अगर हम चलो इसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे. ठीक है. अभी यहाँ पे इतना समझ लेते हैं. सबसे पहला स्टेप क्या हमारे पास, आइसोलेशन ऑफ प्रोटीन. देन सेकेंड स्टेप इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके. थर्ड, ट्रांसफर ऑफ बैंड्स ऑन मेम्ब्रेन. अब चेंजेस यहां से इस वाले स्टेप के बाद आते हैं. ठीक है. क्या होता है देखो कि जब एक मेम्ब्रेन में प्रोटीन को ट्रांसफर किया जाता है तो प्रोटीन के साथ हम क्या बाइंड कराएंगे, मतलब अगर हमको किसी प्रोटीन की प्रेजेंस आइडेंटिफाई करनी, सपोज कि एक प्रोटीन है, चलो उसका नाम हम दे देते हैं एक्स प्रोटीन. ठीक है. तो एक्स प्रोटीन से कौन बाइंड करेगा, एंटी एक्स एंटीबॉडी. बात समझ में आई. एक्स एक प्रोटीन है. ठीक है. एक्स प्रोटीन के अपोजिट जो उसके साथ में बाइंड करेगा वो क्या होगा, एंटी एक्स एंटीबॉडी. ठीक है. दिस इज द नेम ऑफ एंटीबॉडी ऑफ एक्स प्रोटीन. बात समझ में आई.
अगर एक हम प्रोटीन का नाम ले दैट इज केराटिन, ठीक है, तो एंटी केराटिन एंटीबॉडी जो है वो केराटिन प्रोटीन के साथ में बाइंड करेगी, करेक्ट। तो जब हमको एक्स प्रोटीन, हमको इस प्रोटीन की प्रेजेंस किसी सेल के अंदर आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, तो उस सेल के अंदर क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन्स होंगे तो उन सारे प्रोटीन्स को हमने आइसोलेट कर लिया, ठीक है, एंड उसके बाद उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। तो हम सिंपल तरीका है कि ये एंटीबॉडी को हम फ्लोरोसेंट से टैग कर दें और इस एंटीबॉडी के अंदर उस मेम्ब्रेन को डिप करें, बाइंडिंग हो गई तो मतलब प्रेजेंट है, और बाइंडिंग नहीं हुई तो मतलब प्रेजेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है, सपोज दिस इज द मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन, ओके, तो इस तरीके से प्रोटीन्स इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब इसके अंदर हमने जेल से इसके अंदर ट्रांसफर करवा लिया, ओके। लेकिन जब हम इसको एंटीबॉडी वाले बैग में डिप करेंगे तो एंटीबॉडी की जो बाइंडिंग होती है वो बहुत ही नॉन स्पेसिफिक होती है। मतलब कि इसके अंदर अगर एंटीबॉडी यहाँ पे भी बाइंड हो गई ना इस तरीके से, तो फिर उस एंटीबॉडी को हटा पाना, मतलब जो स्पेसिफिक है वहाँ पे तो जाके बाइंड होगी, लेकिन एक नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है जो कि इस मेम्ब्रेन के साथ में ये जो एंटीबॉडीज हैं वो जाके स्टक हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके से नॉन स्पेसिफिक जगह पे जहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है ही नहीं, अगर एंटीबॉडी वहाँ पे जाके बाइंड हो गई तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब एंटीबॉडी, ये जो मेम्ब्रेन होती है वो इस एंटीबॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है, मतलब किसी चीज़ से चिपक जाना इस तरीके से, ठीक है। तो एंटीबॉडी जाके इस मेम्ब्रेन के साथ में बाइंड हो गई, तो अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रोटीन है या नहीं, ठीक है, ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो हमको क्या करना है, ये तो बैंड्स है हमारे पास, ठीक है, मतलब कि प्रोटीन के बैंड्स है, तो ऐसा कुछ करना है कि ये जो एरिया है जहाँ पे ये प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है ये कवर हो जाए, ठीक है, मतलब अगर एंटीबॉडी इसके सरफेस पे आए तो एंटीबॉडी यहाँ पे अटैच ना हो, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस मेम्ब्रेन को एक सीरम होता है जिसका नाम है BSA, फुल फॉर्म इज बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन, ठीक है। बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन एक लिक्विड और एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये इसके चारों तरफ अगर हम इसको मतलब इस मेम्ब्रेन पे ये वाला सीरम ऐसे लगा दें तो एंटीबॉडी इसके साथ में बाइंड नहीं करेगी, ठीक है, बात समझ में आई। मतलब ये एक लिक्विड है जो अनवांटेड बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडी को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो अब सबसे पहला स्टेप, हमने ट्रांसफर किया बैंड्स को मेम्ब्रेन के अंदर, देन हमने इस मेम्ब्रेन को BSA सॉल्यूशन से ट्रीट किया, ठीक है। आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ BSA सॉल्यूशन सिर्फ यहाँ पे जो बैंड्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, बाकी जगह पे ये खाली है, मतलब यहाँ पे BSA का लिक्विड लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम इस मेम्ब्रेन को डालेंगे एक एंटीबॉडी बैग में, जैसे DNA ब्लॉटिंग, मतलब कि सदर्न ब्लॉटिंग एंड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में जब हम बात कर रहे थे तो उसमें हम प्रोब बैग में ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या होगा, एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी कौन सा, अगर हमको X प्रोटीन आइडेंटिफाई करना है तो मतलब हमको X एंटीबॉडी इसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो X एंटीबॉडी है इसके अंदर, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंटीबॉडी, ओके। X एंटीबॉडी इसके अंदर प्रेजेंट है इस तरीके से, और जब हमने इसको इसके अंदर डिप किया मेम्ब्रेन को, तो X एंटीबॉडी, अगर X प्रोटीन प्रेजेंट है तो उसके साथ जाके बाइंड करेगी, ठीक है, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो बाइंड नहीं करेगी। सेम उसके बाद मतलब इसमें डिप कराने के बाद मेम्ब्रेन को बाहर निकालेंगे और उसको वॉश करेंगे, ठीक है। वॉश करने के बाद जब हम देखेंगे, अगर मान लो कि एक वॉश करने के बाद एक स्टेप और होता है, हमको दोबारा से इस मेम्ब्रेन को एक अनदर बैग होता है, दिस इज अ सेकेंडरी एंटीबॉडी। अभी हम समझेंगे इसका मीनिंग। सेकेंडरी एंटीबॉडी मतलब पहले हमने प्राइमरी एंटीबॉडी के अंदर डिप किया, प्राइमरी एंटीबॉडी कौन सी थी, X एंटीबॉडी, ठीक है, एंटी X एंटीबॉडी। इसके बाद इससे निकालने के बाद हमने उसको वॉश किया, वॉश करने के बाद हमने इसको इसके अंदर डिप किया, ठीक है।
सेकेंडरी एंटीबॉडी से डिप करने के बाद हम निकाल के उसको देखेंगे, अगर हमको फ्लोरोसेंट या रेडियो एक्टिविटी शो हो रही होगी, दैट मीन्स कि प्रोटीन एक्स प्रेजेंट है, और अगर हमको वो बाइंडिंग शो नहीं हो रही होगी, दैट मीन्स कि प्रोटीन एक्स एब्सेंट है। ठीक है, व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंटीबॉडी? ठीक है, बेसिकली देखो क्या होता है, एक एंटीबॉडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटीन के साथ बाइंड कर सकती है ना। एक एंटीबॉडी बहुत सारे प्रोटीन्स के साथ बाइंड नहीं कर सकती। अगर एक मेम्ब्रेन है, इसमें उस प्रोटीन का बहुत थोड़ा सा अमाउंट यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो एक्स एंटीबॉडी आके इसके साथ में बाइंड हो गई, ओके। लेकिन कितनी एंटीबॉडी, अगर एक एंटीबॉडी या दो एंटीबॉडी आके बाइंड की, तो इसका जो फ्लोरोसेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा कि हम इसको ऑब्जर्व कर पाए। ठीक है, तो सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है, एक्चुअली होती क्या है सेकेंडरी एंटीबॉडी? सेकेंडरी एंटीबॉडी एक नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है जो किसी भी एंटीबॉडी के एफसी रीजन के अगेंस्ट जनरेट की जाती है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज सेकेंडरी एंटीबॉडी, ओके। ये एक प्रोटीन है, दिस इज एक्स प्रोटीन, ठीक है। इसके साथ में जो इसका मतलब इसके अगेंस्ट जो बाइंड करता है दैट इज एंटी एक्स एंटीबॉडी। जब हम एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दो रीजन होते हैं, ठीक है, किसी भी एंटीबॉडी के। ये वाला जो रीजन होता है दिस इज वेरिएबल रीजन, करेक्ट। हमने पिछली क्लास में मतलब पहले 10th में या फिर उससे भी पहले हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर के बारे में इसके, ठीक है। सो दिस इज द वेरिएबल रीजन एंड दिस इज नोन एज कांस्टेंट रीजन ऑफ एंटीबॉडी, करेक्ट। तो एंटीबॉडी का जो कांस्टेंट रीजन होता है वो सारी एंटीबॉडी का एक जैसा होता है, ठीक है। मतलब अगर ये वाला रीजन जो है इसके अगेंस्ट हम कोई एंटीबॉडी, क्योंकि ये भी तो एक प्रोटीन है, ठीक है, इसके अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी जनरेट होती, मतलब अगर इसको हम एक माइस के अंदर इंजेक्ट कराते हैं इस वाले पार्ट को, तो माइस के अंदर एंटीबॉडी जनरेट होगी। कौन सी एंटीबॉडी? इसके अगेंस्ट। बात समझ आई? तो ये वाला जो रीजन है ये सारी एंटीबॉडी का एक जैसा होता है, ठीक है। तो एफसी रीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी रेज की जाती है उसको सेकेंडरी एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है, एंड दैट इज नॉन स्पेसिफिक। तो जब हमने मेम्ब्रेन को इससे ट्रीट किया था, वापस आते हैं इधर, प्राइमरी एंटीबॉडी के सॉल्यूशन में जब हमने मेम्ब्रेन को रखा, सपोज यहाँ पे वो प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, इस वाले बैंड में, और यहाँ पे जाके एक एंटीबॉडी वो बाइंड कर गई, ठीक है। जब एक एंटीबॉडी, अभी यहाँ पे कितनी एंटीबॉडी बाइंड करी है? सिर्फ एक, ठीक है। एक एंटीबॉडी से हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको जब हम सेकेंडरी एंटीबॉडी में डालेंगे, तो सेकेंडरी एंटीबॉडी सॉल्यूशन की एंटीबॉडी इसके एफसी रीजन से जाके बाइंड करेगी, फिर दूसरी इसके एफसी रीजन से बाइंड करेगी, फिर तीसरी भी इसके एफसी रीजन से बाइंड कर सकती है। तो इस तरीके से बहुत सारी एंटीबॉडीज इससे जाके बाइंड कर जाएंगी उसी जगह पे। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से जितना भी हमको फ्लोरोसेंट मतलब देखने के लिए इम्पॉर्टेंट है वो हमको सेकेंडरी एंटीबॉडी के सॉल्यूशन में डिप करने में ही ऑब्जर्व होगा। ये बात समझ में आ गई? करेक्ट, ओके। अब एक और चीज देख लेते हैं, ठीक है। ब्लॉटिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है, कि प्रोटीन को किसी सेल से आइसोलेट करना है हमको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी प्रोटीन को आइसोलेट करने के लिए हमको सबसे पहले उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी चाहिए होगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये एक सेल का होमोजिनेट है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। हमको कोई एक स्पेसिफिक प्रोटीन मतलब कि प्रोटीन एक्स या फिर प्रोटीन जेड, ठीक है, प्रोटीन जेड हमको इससे आइसोलेट करना है, ओके। बहुत ही आसान है। एक बार कॉम्प्लिकेशन हुआ होगा स्टार्टिंग में जब पहली बार किसी प्रोटीन को आइसोलेट किया गया होगा, ठीक है। उसके बाद आज की डेट में अगर हमको उस प्रोटीन का नाम पता है तो हमको उस प्रोटीन को आइसोलेट करने में, और अगर वो पहले कभी भी एक्सट्रैक्ट किया गया है तो हमको उसको आइसोलेट करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो,
Z प्रोटीन को अगर हमको आइसोलेट करना है, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, एंटी Z एंटीबॉडी, ठीक है, और एक कॉलम, क्रोमैटोग्राफी बोलते हैं ऐसे तो इसको, ठीक है, लेकिन आइसोलेशन मेथड के लिए भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। ये एक ग्लास का बना हुआ इस तरीके का एक इक्विपमेंट है, ठीक है। इसके अंदर हमने सेल्यूलोज के मतलब ऐसे छोटे छोटे से वो डाले रेजिन्स, ठीक है। इसके अंदर हमने एंटी Z एंटीबॉडी अटैच कर दी, बात समझ में आई, एंटी Z एंटीबॉडी हमने इसके साथ में अटैच कर दी, ओके। देन इस सॉल्यूशन को हमने इसके साथ में पोर कर दिया, ओके। पोर करने के बाद जो स्पेसिफिक प्रोटीन होगा Z प्रोटीन, वो इस एंटीबॉडी के साथ जाके अटैच हो जाएगा, बाकी के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक प्रोटीन को आइसोलेट किया जा सकता है आराम से। एंटीबॉडी जनरेट करने का क्या तरीका है कि कोई एक प्रोटीन सबसे पहली बार आइसोलेट किया गया, ठीक है, अब उस प्रोटीन के अगेंस्ट हमको एंटीबॉडी बनानी है, सबसे पहले आर्टिफिशियली सिंथेसाइज की गई होगी एंटीबॉडी, ठीक है। लेकिन एक बार जब कर ली गई तो अब बहुत आसान है, ठीक है। एक सपोज हमको एक प्रोटीन है Y, इस प्रोटीन के अगेंस्ट हमको एंटीबॉडी जनरेट करनी है, ठीक है। इस प्रोटीन को हमने एक माइस के अंदर इंजेक्ट किया, ओके। माइस के अंदर इंजेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमने पूरा का पूरा मतलब हमने पहली बार आइसोलेट किया, पहली बार हमने इसको आइसोलेट किया, लेकिन हमको इसको पूरा का पूरा माइस के अंदर इंजेक्ट नहीं करना, हमको थोड़ा बचा लेना है, ठीक है। तो हमने इसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया, आफ्टर 14 डेज उसके अंदर से हमने माइस का जो ब्लड है वो निकाला, ठीक है। इसके ब्लड के अंदर इस प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी, 14 दिन में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो ही जाता है, ठीक है। और जब भी कोई एंटीबॉडी हमको बनानी होती है तो सिर्फ और सिर्फ माइस यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उससे ब्लड निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है। कैसे ब्लड निकालते हैं, उसका पूंछ काट के, ठीक है, इजी। तो उससे ब्लड निकाला गया, ठीक है। इस ब्लड के अंदर हमारी इस वाले प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी है, लेकिन और भी तो एंटीबॉडीज होंगी, उसकी अपनी भी तो होंगी कुछ कुछ, ठीक है, या फिर उसके पहले भी उसके अंदर कोई प्रोटीन गया होगा, उसके अगेंस्ट भी बनी होंगी। हम इसी स्पेसिफिक को कैसे अलग करेंगे, बहुत सिंपल है, कॉलम लिया, ठीक है, Y प्रोटीन अटैच किया, ओके, जो हमने थोड़ा सा बचा रखा था, ठीक है, इसको इसके अंदर पोर किया। इस Y प्रोटीन से कौन जाके अटैच होगा, ओनली एंटी Y एंटीबॉडी। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से जब ये एंटीबॉडी हमारे पास बन गई और हमको इसके FC मतलब सेकेंडरी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है, तो हम इस सेकेंडरी एंटीबॉडी के लिए हम इसका FC रीजन इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, एक छोटा सा पार्ट, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी, और सेम यही तरीका होता है, ठीक है, बहुत ही आसान। हाँ, जब हम किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं इस तरीके से तो हमको ऐसा लगता है सब कुछ बहुत आसान है ना, अभी कितना इजी लग रहा है, ठीक है, लेकिन एक एक प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने में बहुत टाइम, बहुत कंसंट्रेशन और फोकस लगता है, ठीक है। तो जब भी आप लोग को एक्सपेरिमेंट करें तो मेक श्योर कि आपकी जो उससे पहले की स्टडी है, जो प्रिपरेशन है, वो बहुत अच्छे तरीके से हो, ठीक है, नहीं तो एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट नहीं आते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हमको क्या है, सिर्फ पढ़ना है, रिजल्ट आता है हमको पता है, तो इस वजह से हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। लेकिन जब आप करोगे तो आपको रिजल्ट आया है ये भी देखना है और उसको दिखाना भी है, ठीक है। सो इस वजह से बहुत ही केयरफुली किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना होता है। और एक चीज़, एक डिफरेंस होता है, जब हम यहाँ पे बात करते हैं बहुत सारे स्टेप्स होते हैं ऐसे जो कि मिस हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब भी कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाता है तो एक लैब बुक होती है, मतलब उसमें वो पूरे एक्सपेरिमेंट का एक एक स्टेप मेंशन होता है और आपको उस एक एक स्टेप को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उसमें से कुछ भी मिस करोगे तो आपके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट अप्रोप्रिएट नहीं आएगा, और ये सारे सब्जेक्ट्स में एप्लीकेबल है, ठीक है। थैंक यू।